इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान पर 20 साल बाद तालिबान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आने वाले हैं। जिन लोगों ने बेसिकली उनको स्पॉन्सर करना था, जिन लोगों का असलहा वो इस्तेमाल करते थे, जिनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, जिनकी मशीन गनें इस्तेमाल करते थे, जब वो लोग नहीं रहे, आपके फैसिलिटेटर्स नहीं रहे, तो ऑब्वियसली आप कैसे रह सकते। 1996 से 2001 तक जब तालिबान की हुकूमत रही तो दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने उनको तस्लीम नहीं किया। दुनिया की किसी मुल्क की एम्बेसी अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं थी उस दौर में। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया की एक बड़ी गलती थी? क्योंकि अगर 70 से 80 ममालिक की एम्बेसीज़ मौजूद होती तो वो प्रेशराइज़ कर सकते थे कि उसामा बिन लादेन को या तो वो अमेरिका के हवाले कर दें या अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान पर 20 साल बाद तालिबान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आने वाले हैं। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी, बल्कि साबिक सदर, कल मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए और उसके साथ उनके जो टॉप ऑफिशियल्स थे, जो उनकी फ़ौज के आला अफसरान थे, उन्होंने भी मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले ली है। सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। सिर्फ 30 दिन का अरसा हमें याद है जब US ट्रूप्स अभी निकल रहे थे अफ़गानिस्तान से बाहर, और ये बातें शुरू हुई कि 6 महीने में ओवरटेक कर लेंगे अफ़गानिस्तान को तालिबान। फिर ये बात शुरू हुई थोड़े दिनों पहले, रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस की कि 90 दिन के अंदर अंदर काबुल को ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन बहुत ही तेज़ी से पूरा अफ़गानिस्तान कैप्चर कर लिया। और कल की जो ताज़ा तरीन ख़बर है उसके मुताबिक तालिबान काबुल को भी फ़तह कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी रिज़ाइन कर चुके हैं और बहुत जल्द जो हुकूमत है उसको सपोर्ट कर दिया जाएगा अफ़गान तालिबान की तरफ। तो ये तो थी मौजूदा सूरत हाल, लेकिन जहाँ से कहानी शुरू हुई वो शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। 1990 की ये बात है, जब सोवियत यूनियन का इनखला शुरू हुआ। सोवियत यूनियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सोवियत यूनियन जो है वो अफ़गानिस्तान से भागी। उसके बाद अफ़गानिस्तान जिसको जंग में साथ दिया पाकिस्तान ने, जिसका जंग में साथ दिया अमेरिका ने, और जिसका जंग में साथ दिया सऊदी अरेबिया ने, ये तमाम मुल्क अफ़गानिस्तान को जंग के बाद बदहाल छोड़कर वापस चले गए। और वो मुल्क जिनके लोगों के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं थी, और खाना जंगी वहाँ पर शुरू हुई। मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स ने वहाँ पर सर उठाना शुरू किया, और 5 साल तक ये जुल्म व सितम जारी रहा अफ़गानिस्तान के मज़लूम अवाम के ऊपर। फिर 1994 जून का महीना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक वाक़या जब एक कंधार की चेक पोस्ट पे एक अफ़गान बदमाश ने 2 बच्चों को अगवा किया और उनका बहुत बुरे तरीके से रेप किया। ये ख़बर जब मुल्ला उमर को मिली, जो कि उस वक़्त एक गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे, वो अपने चंद साथियों को लेकर, उन्होंने हथियार उठाए, अपने चंद साथियों को लेके वो उस जगह पर पहुँचे। उस जगह पे जो बदमाश थे उनके हथियार उन्होंने उनसे छीने और उनमें से कुछ बदमाशों को उन्होंने कत्ल भी कर दिया। तो ये वो पहला वाक़या था जब वो लोगों की नज़र में एक मसीहा बनकर उभरे। उसके बाद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा बैक किया और एक के बाद एक करके वो चौकियां फ़तह करते चले गए। और 1996 की ये बात है जब उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान से इन ग्रुप्स का ख़ात्मा कर दिया, जो लोगों को के ऊपर जुल्म करते थे, उनसे ज़्यादती करते थे। 1996 में ही उनको मुश्तरका राय से अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, और 1996 से 2001 तक तालिबान के दौर का आगाज़ हुआ। तालिबान के दौर के दौरान ही मुख्तलिफ मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं वो सर उठाते रहे, जिसमें अलकायदा का नाम भी सर फहरिस्त है। 9/11 का अटैक हुआ, जिसमें अलकायदा की शमूलियत का सबूत मिला अमेरिका को, और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा किया कि वो अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दे। लेकिन मुल्ला उमर ने ये कहकर ये हवाले करने से इनकार कर दिया कि उसामा बिन लादेन हमारे मेहमान हैं और हम अपनी इक़्तिदार को कभी भी ओवरथ्रो नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और उनको मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 7 अक्टूबर 2001 का दिन है जब कारपेट बॉम्बिंग शुरू की गई अमेरिका की जानिब से। और वो दिन और आज का दिन अफ़गानिस्तान के लोग पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में चले गए। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान पर 20 साल तक जंग मुसल्लत करने के बाद अमेरिका बिल आखिर अफ़गानिस्तान से निकलने पर मजबूर हो गया, और अफ़गानिस्तान में एक मरतबा फिर वही 20 साल वाली हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत वापस आ चुकी है। तो मेरे साथ रेहान तारिक साहब मौजूद हैं। सर का बहुत शुक्रिया। तो सर, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा
कि 20 साल तक एक जंग जारी रही। अफ़गानिस्तान में ट्रेन किया गया, प्रोफेशनल आर्मी बनाई गई, उनके ऊपर लाखों डॉलर स्पेंड किए गए, लेकिन उसके बाद इतने ड्रामेटिकली जंग का इख्तिताम होना, बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के अपनी पोस्टें छोड़ के भाग जाना, शहर के शहर फ़तह कर लेना तालिबान का सिर्फ 3 दिन के कलील अरसे में, काबुल जैसा बड़ा शहर आराम से फ़तह हो जाना। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने एक बड़ा क्विक, मुख्तसर मगर जामे एक हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हुआ, तालिबान कैसे इमर्ज हुए, सोवियत यूनियन के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में क्या कुछ होता रहा। 96 से 2001 का जो एरा है, जो फॉर्मल हुकूमत थी तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले जो सवाल आपने किया है कि हाउ डिड इट हैपन, ये इतना क्विकली, इतना ड्रामेटिक वे में ये एंड कैसे हुआ, उसके लिए आपको अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें हैं, वो हामिद करज़ई गवर्नमेंट हो या फिर अशरफ गनी गवर्नमेंट हो, इसको देखने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये सेटअप्स थे क्या। ये एक ऐसा सेटअप था जो बैक्ड था बाय दी अमेरिकन्स और अमेरिका के इशारों के ऊपर चलते थे। कठपुतली हुकूमतें थी जो डीप रूटेड तो थे नहीं आवाम के अंदर, बल्कि ये पपेट्स थे जो अमेरिका बहादुर कहता था वो वैसे कर रहे थे। जिस वक्त अशरफ गनी का इलेक्शन हुआ, उनको सदर मुंतखब किया गया, तो ये इट्सेल्फ एक बड़ा मुतनाज़ इंतखाब था। आपको याद होगा कि अशरफ गनी भी ख़ुद को सदर क्लेम कर रहे थे, अब्दुल्ला भी ख़ुद को सदर क्लेम कर रहे थे। इट वाज बेसिकली आ डिवाइडेड काइंड ऑफ अ सेटअप। और उसके बाद अब्दुल्ला को क्या जिम्मेदारी दी गई, एग्रीमेंट्स ऑब्वियसली जो अमेरिका के साथ हो रहे थे उसमें अब्दुल्ला उसको लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। और फिर अशरफ गनी के ऊपर ये इल्ज़ामात भी थे कि अशरफ गनी जो है उसके अंदर उस सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं कर रहे थे, या उन लोगों के साथ उनकी मुलाकातें, मुज़ाकरात नहीं कराए जा रहे थे जो इन एक्चुअल, जो रियल और फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ों को समझते थे। अब अशरफ गनी ने क्या किया, अशरफ गनी ने अपने साथ पैराशूटर्स को मिलाया, अशरफ गनी ने अपने साथ इलेक्टेबल्स को मिलाया, वो हमदुल्ला मोहिब की सूरत में हो, वो अमर साले की सूरत में हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे हैं। ये वो करीबी लोग थे अशरफ गनी के, जो बाहर से उसने इमदाद के तौर पर लिए, उनको अपनी गवर्नमेंट के अंदर इंजेक्ट किया, उनके ज़रिए से अपनी इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की। और यही हुआ जिस वक्त काबुल का मुहासरा होता है, पेशकदमी होती है तालिबान की, तो उस वक्त सबसे पहले अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब, अमर साले और इस जैसे जो करीबी लोग हैं वो वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। जो इतनी वीक गवर्नमेंट होगी, ना तो उसकी रेट होगी अपनी ट्रूप्स के ऊपर, ना उसकी रेट होगी अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि उसके पास शायद वो मैंडेट था ही नहीं। जिन लोगों ने उसको जितना मैंडेट दिया हुआ था, जब वो लोग खुद हेलीकॉप्टर्स में बैठ के पीछे से एयरपोर्ट सील करके रात की तारीकी में बगराम एयर बेस जैसे बेसिस को खाली करके, चीज़ों को जला के, अपना अमेरिकन काउंसलेट को खाली करके, अपना हसास रिकॉर्ड जला के निकल जाएंगे, तो वो पपेट्स क्या करेंगे? वो तो बेजान लोग थे। तो ऑब्वियसली आज जिस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर खिताब करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें वो रेजिस्टेंस जिसकी तवक्को की जा रही थी उसका सामना ही नहीं करना पड़ा, ये अल्लाह ताला की फ़तह और नुसरत है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि वो लोग जिनकी बैकिंग के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, जब वो लोग नहीं रहे तो उनका यहाँ से भागना ही बनता था। और रेत की दीवार तो साबित होना ही था कि जिस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस वहाँ से आएगी, तो जिन लोगों ने बेसिकली उनको स्पॉन्सर करना था, जिन लोगों का असलहा वो इस्तेमाल करते थे, जिनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, जिनकी मशीन गनें इस्तेमाल करते थे, जब वो लोग नहीं रहे, आपके फैसिलिटेटर्स नहीं रहे, तो ऑब्वियसली आप कैसे रह सकते हैं। सही। अच्छा रेहान भाई, मैं एक सादगी भरा मासूमाना सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 1996 से 2001 तक जब तालिबान की हुकूमत रही, तो दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने उनको तस्लीम नहीं किया, दुनिया की किसी मुल्क की एम्बेसी अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं थी उस दौर में। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया की एक बड़ी गलती थी? क्योंकि अगर 70 से 80 ममालिक की एम्बेसीज मौजूद होती तो वो प्रेशराइज़ कर सकते थे कि उसामा बिन लादेन को या तो वो अमेरिका के हवाले कर दें या अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दें, क्योंकि सिर्फ उसामा बिन लादेन की वजह से पूरे अफ़गानिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा अजाब झेलना पड़ा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अगर उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत आसान हो जाता उनको ये कायल कराना कि भाई उसामा बिन लादेन दे दो तो जान खलासी हो जाएगी। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि 1996 से लेके 2001 तक तालिबान अफ़गानिस्तान में क्या करते रहे।
अभी भी जो एग्रीमेंट जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात जारी थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कंडीशन तालिबान की ये थी कि आप शरीयत जो इस्लामी है उसको नफाज कर दें, वहाँ पर इस्लामी शरिया के कवानीन होंगे और उसके मुताबिक हम उसको रूल करेंगे। इसके ऊपर एक डेडलॉक था, उसमें कहा था कि अपने स्टांस के अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ, फिर हम शायद उसके अंदर एक मखलूत हुकूमत बना सकते हैं या एक शेयर्ड शराकत इक़्तिदार हो सकती है। लेकिन वो वहाँ पे एक डेडलॉक था। 1996 से लेके 2001 तक अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन थी, वहाँ पर संसार करना, वहाँ पर कोड़े मारना, वहाँ पर पब्लिक हैंगिंग्स, ये सब कुछ होता रहा। तो ऑब्वियसली आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा और उसके साथ जुड़े हुए जितने अमन के ठेकेदार और ये सब लोग हैं, जब यहाँ पर हम किसी को हैंग करते हैं, उसको ये सज़ा दी जाती है, तो ऑब्वियसली उन अमन के ठेकेदारों की रूहें कांप जाती हैं, लरस जाती हैं, वो हर्जा सराई करते हैं। तो ऐसा अफ़गानिस्तान जहाँ तालिबान ये सब कुछ कर रहे होंगे, जहाँ पर खोपड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको कौन लेजिटिमाइज़ करेगा, उनको कौन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक और सवालिया निशान ये है कि उन्हीं तालिबान के साथ 20 साल बाद आपको मेज़ के ऊपर बैठना पड़ता है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो अफ़गान गवर्नमेंट से नहीं, किसी और स्टेक होल्डर के साथ नहीं, बल्कि यही तालिबान बैठेंगे। तो जब वो बैठे हुए होते हैं तो उनको लेजिटिमाइज़ तो आपने खुद कर दिया। यानी आज से 20 साल पहले जिनको आप मान नहीं रहे थे, अल्टीमेटली आपको अपने घुटनों के ऊपर आना पड़ा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, उनको वो लेजिटिमेसी देनी पड़ी। और उसी लेजिटिमेसी देने के बाद जो कुछ हुआ इस वक्त अफ़गानिस्तान में, जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब आपके ख्याल में अगर दुनिया अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट करती नहीं है, कर सकते थे, वो कर नहीं सकते थे। अब कर सकती है? एट दिस पॉइंट इन टाइम दुनिया डिवाइडेड है। 20 साल पहले शायद यूनिपोलर थी, वहाँ पे अमेरिका सुपर पावर थी। अब दुनिया का नक्शा भी बदल रहा है, दुनिया के अंदर एक नई सफ़बंदी शुरू हो गई है। अब दुनिया के अंदर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको पता है पोस्ट कोविड जो है, चीन इस वक्त इमर्ज कर चुका है। एक ब्लॉक है जिसके अंदर चीन भी है, जिसके अंदर रशिया भी है। यहाँ पे पाकिस्तान अपने आप को उस ब्लॉक की तरफ लगाए हुए है, जहाँ पे ईरान भी है और फिर पाकिस्तान है, जिसको गोल्डन रिंग का नाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है। ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करना, उनको मानना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का ये पैगाम कि अब हम पर मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, हमें यहाँ पर अमन कायम करना है, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अगर तालिबान ये तय कर लें, और उनको करना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत चलाने के लिए, रियासत का निज़ाम चलाने के लिए कभी भी कट कर वो रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। अगर ये कट जाएंगे दुनिया से तो मलबे का ढेर होगा। कितनी देर तक जी सकते हैं? ये ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे आपको मुल्कों के साथ जो है इंटरनेशनल रिलेशन बनाना पड़ेगा, यहाँ आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तालिबान जो है वो कोई ऐसा रिलेशन डेवलप करने के मूड में हैं, अगर इफ़ दे आर चेंज्ड तालिबान नाउ, अगर वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, एक तो उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, और अगर वो अपना रवैया बदल लेते हैं तो दुनिया को भी मेरा ख्याल है तस्लीम करने में कोई आर नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली खित्ते वाइज अफ़गानिस्तान ज़रूरत तो है दुनिया को भी। सही। अच्छा रेहान भाई, अगला सवाल मेरा ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो पलते रहे, उनकी सुपरविज़न में वो काम करते रहे, जिसमें एक बड़ा नाम अलकायदा ग्रुप का था, और अलकायदा की वजह से ही अफ़गानिस्तान को इतनी बड़ी जंग की कीमत चुकाना पड़ी। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, TTP पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसके काफ़ी कैदी अभी रिहा भी हुए हैं, और जमातुल अहरार जो कि पाकिस्तान में काफ़ी दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस रही है। तो एक ऐसा माहौल बन जाना जहां पूरी एक हुकूमत जो है जिसने पहले इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट किया, उसका दोबारा से आ जाना, तो ये बात पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, तालिबान ये कह तो रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये उनका बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस है और वो ये क्लेम भी कर रहे हैं, जो बड़ा खुशाइंद भी है, हौसला अफजा भी है कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती तो ख़ित्ते के अंदर अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 8000 वो कैदी जो उनका ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे लोगों का रिलीज़ होना, जिन्होंने पाकिस्तान के अमन को बड़ी देर तक तबाह रखा, यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। तो जैसे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने ये कहा कि अब कड़ा और कठिन वक्त आन पहुँचा है, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए भी एक टेस्ट है, हमारे लिए भी एक कड़ा और कठिन इम्तहान होगा। ये कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि अशरफ गनी चला गया है, वहाँ पर जो दाइश की सूरत में यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ कराने की कोशिश की जाती थी, जो स्लीपर सेल्स यहाँ थे जिनको वहाँ से ऑपरेट किया जाता था,
लोग इस पर तो खुश हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है. वी नीड टू रिविज़िट सो मैनी थिंग्स. हमें अपनी जो इंटरनल जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं उसके ऊपर, जैसे इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया है, तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान तो नहीं होगा. हमें सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा, इदारों को भी, हुकूमत को भी, अपोजिशन की जमातों को भी एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि अब हमारी समत क्या होगी. बहुत शुक्रिया रेहान साहब, रेहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग देख रहे थे तालिबान के ऊपर रेहान भाई का एनालिसिस. अल्लाह ताला करे कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर अमन में अपना किरदार अदा करे. जो इतने सालों से, तकरीबन 20-30 साल से जो अफ़गान जो भाई हमारे हैं वो जंग की सी कैफियत में हैं, तबाह हाली की सूरत हाल से जो चाह रहे हैं. अल्लाह ताला करे कि अब जाके कम से कम अमन आ जाए. इसी दुआ के साथ मुझे यानी उसामा फजल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.